नमस्कार। मौसम बरसात का है तो ऐसे में सभी लोगों का कहना था कि बरसात का मौसम जो होता है वो बड़ा बढ़िया होता है, अच्छा होता है। कुछ लोगों को बरसात का मौसम बहुत ख़राब लगता है क्योंकि कीचड़ है, पानी है, उनको दिक्कत महसूस होती है। लेकिन कवियों को बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस वक्त प्रकृति अपनी पूरी घटा में होती है, पूरा नहाए हुए स्थिति में रहती है। इसको लेके कई कविताएं से लेके कई गद्य तक बन चुके हैं। तो आज भी मौसम बरसात का है तो लोगों का कहना हुआ कि आज पढ़ाई की जगह कुछ कहानी सुनाई जाए। तो जाहिर सी बात है, हम जिस विषय वस्तु पे है, कहानी भी उसी विषय वस्तु की होती तो अच्छी होती। तो आज की कहानी हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक। आज की कहानी डायबिटीज पर है। कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक की ये यात्रा, अभी आगे कहाँ जाएगी। तमाम वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से शोध किया। शायद आपको अंदाज भी नहीं होगा कि हजारों साल पहले डायबिटिक को कैसे पहचाना जाता था, कैसे क्या किया जाता था। तब से लेके आज तक की जो डायबिटिक की यात्रा है, इसको बड़े मुश्किल से हमारी टीम ने विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा किया। तो ये हुआ कि ये स्टोरी किसी अच्छे दिन बनाई जाएगी और किसी अच्छे दिन रिलीज की जाएगी। तो बरसात का ये मौसम है और चारों तरफ घटाएं हैं, बिजली चमक रही है, हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो आज का दिन ये हुआ कि कॉफ़ी पीते हुए इसको डिस्कस किया जाए कि डायबिटिक की यात्रा क्या थी, कैसे थी, ताकि एक जानकारी मिल सके। हम डायबिटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, डायबिटिक के बारे में जान रहे हैं, जबकि हम ये भी कहते हैं कि डायबिटिक में दो चीज़, मैनेजमेंट में, रिवर्सल मैनेजमेंट में दो चीज़ की अहम भूमिका होती है। पहला है, बताइए, पहला है आपका दृढ़ इच्छा निश्चय। आप जितने तगड़े, विल पावर आपकी जितनी तगड़ी होगी उतने जल्दी आप डायबिटिक से रिवर्सल हो पाएंगे। ठीक है, संयम भी कह सकते हैं, आपका संयम, आपका विल पावर। और दूसरा है आपका अनुशासन। तो जाहिर सी बात है, अनुशासन में आप रहेंगे तो आप कुछ गलत नहीं करेंगे, जो आपको बताया गया है वो भी करेंगे आप। तो दो ही चीज़ ऐसी है जिससे रिवर्सल हो सके। तो तमाम चीज़ के बारे में हम पढ़ते थे। हमने आपको बताया भी ग्लाइसेमिक लोड क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, खाने में क्या खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, डायबिटिक कैसी होती थी। तो एक देखा जाए कि शुरुआत से इसका एक जो यात्रा है वो कैसी थी। तो चलते हैं उसकी यात्रा की तरफ और देखते हैं डायबिटीज़ की वो यात्रा जो बरसों से आज तक कैसी रही। आप देख रहे हैं नारायणीयम डाइबोकेयर और ये है आयुष मंत्र। चलिए आ जाते हैं पुनः डायबिटीज की इस कहानी में, जिस कहानी का मैं आपको लेके चलूंगा बिफोर क्राइस्ट। ठीक, तो करीब करीब 500 से 400-500 एसी के पहले कैसे डायबिटिक का पता चलता था, कैसे लोगों को पता चलता था कि इनको मधुमेह है या जो भी सिस्टम है। तो पहले पता करने का तरीका, जब घर का कोई मेंबर या समाज का कोई, कबीले में रहते थे लोग, तो कबीले का कोई मेंबर बहुत ज़्यादा आलस्य, क्योंकि भाई देखिए काम पहले क्या था, पहले कोई नौकरी तो करता नहीं था, खेत में जाता था या पेड़ काटता था, जंगल में जाता था, गैया चराता था, यही काम था। तो सब जो भी काम थे वो शरीर सश्रम वर्क थे। तो पहले जब किसी को बहुत ज़्यादा आलस्य घेर ले, पता चला वो काम ही नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा बार बार वो पेशाब जा रहा है, दिन भर सोता रहता था, उसको नींद भी बहुत आ रही है और अचानक सडनली उसका वजन भी घट रहा है। ठीक है, तो उसका वेट जो है रिड्यूस हो रहा है, वेट घट रहा है। जब ऐसा सिम्टम आने लगा, बहुत ज़्यादा प्यास हो रही है, जब ऐसा सिम्टम आने लगा
तो दिक्कत क्या हुई, जब ये सिम्टम आता था तो लोग समझते थे कि कोई रोग इसको हो गया है। तो पहले इस रोगों को देवी देवताओं से जोड़ा जाता था। फिर धीरे 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 ये हुआ कि वो बंदा जब कहीं पेशाब कर रहा हो, कहीं मूत्र सर्जन कर रहा हो, तो देखते थे वहाँ चूटियाँ लगना शुरू हो गई। तो फिर ये एक मुद्दा आया कि ऐसे लोग जिनको ये सिम्टम मिलता है, वो जब किसी जगह पेशाब करते हैं, मूत्र सर्जन करते हैं, तो वहाँ चूटियाँ लगती। तो भाई ये हुआ कि चूटियाँ लगती क्यों हैं, आखिर बाकी लोग पेशाब कर रहे हैं, वहाँ तो चूटियाँ नहीं लग रही, इसके पेशाब में चूटियाँ क्यों लगती हैं। तो धीरे धीरे ये समझ में आया लोगों को कि इसके पेशाब में जरूर ऐसी कोई चीज़ है जिसको चूटी आकर्षित होती हैं और चूटी लगती है। ठीक, तो प्राचीन काल में जो सिम्टम था उसके आधार पर जो जांच पद्धति प्रचलित थी, वो जांच पद्धति पेशाब को चख के, उसको जांच के, उसको पी के, उसको चख के ये समझ में आता था कि उसमें मीठा है, कुछ मीठापन नजर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से मीठा इसके शरीर से निकल रहा है। ठीक, तो जब मीठा शरीर से निकल रहा है तो ऐसे में उसे, अब पहले के ज़माने में चीनी उनी तो था नहीं, ऐसा तो था नहीं कि चीनी है, तो उसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? शहद मूत्र। तो ऐसे लोगों को एक नाम दिया गया कि इनको जो है शहद मूत्र हो गया है। ठीक, क्योंकि पहले के ज़माने में मीठे में शहद ही तो मिलता था, ऐसा तो है नहीं कि आपको चीनी की मशीन थी, अब चीनी बन के आपको मिल रहा। तो पहले इसका नाम दिया गया शहद मूत्र। तो प्रथम नाम आया शहद मूत्र, और इसकी अवस्था आई कि पेशाब में से निकलता है। याद रखिएगा, शुगर, डायबिटिक कई बार अपनी सराउंडिंग्स को चेंज किया है। तो पहली सराउंडिंग क्या आ रही है कि ये पेशाब में से निकलता है और इसको शहद मूत्र कहते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं डायबिटिक का पहला मामला 1550 बीसी में इजिप्ट एक कंट्री है, मिस्र, इजिप्ट में हुआ। डायबिटिक का पहला मामला 1550 बीसी में इजिप्ट में आया था। और अगर हम भारत की बात करें, प्राचीन भारत में डायबिटिक 400 से 500 एडी में ही पहचाना गया था। ठीक है, तो प्राचीन भारत में ये 400 से 500 एडी में ही इसको पहचान लिया गया था। उसी दौरान इसका नाम शहद मूत्र रखा भी गया था। ठीक है, इसको जो है बार बार पेशाब जाने की एक रोग को बताया जाता था। ठीक, अब आ जाते हैं मधुमेह का नाम कहाँ से आया, डायबिटिक का नाम कहाँ से आया। भाई पहला नाम तो इसका हम लोगों ने सुना शहद मूत्र, तो अब यह है कि डायबिटिक का कहाँ से नाम आ गया। तो डायबिटिक का नाम जो है ग्रीस के एक फिजिशियन थे, अपोलोनिजिस ऑफ मेम्फिस इनका नाम था, उन्होंने इसका नाम रखा। और ग्रीस के शब्द जो लैंग्वेज थी उसमें डायबिटिक का मतलब होता है गुजरना, बार बार गुजरना। मतलब वो एक जगह बैठे थे, ये इसका स्टोरी जो है वो ये थी, तो उनके जानने वाले को हुआ था, तो वो बार बार उनके सामने से गुजर रहा था। तो क्यों जा रहा था? पेशाब करने जाता था। तो इसलिए ग्रीस में गुजरने का कहते हैं डायबिटिक, इसलिए उसका नाम उन्होंने रखा डायबिटिक। तब से वो नाम आज तक चलता, निरंतर चला आया है। मधुमेह या डायबिटिक ये इसके नाम है। उसके अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो आपको चरक संहिता वगैरह में मधुमेह या मेह या प्रमेह के नाम से आपको ये नजर आता है। समस्या ये है, नाम पता चल गया, प्रॉब्लम भी पता चल गई कि भैया प्रॉब्लम क्या होती है। शरीर से जो है मीठा जाता है और मीठा निकलता है, आदमी को ये लक्षण आ जाते हैं, ऐसे कमज़ोर हो जाता है, वो अपने दैनिक का काम नहीं कर पाता है। पर चूंकि कोई जांच तो थी नहीं, जांच के आधार पे क्या था, चूटियां बताती थी। तो चूटी अगर ये बता देगी कि किसी के शरीर में डायबिटिक है, मीठा निकल रहा है, यही ना बता सकती है चूटी। चूटी ये तो नहीं बता सकती कि कितना निकल रहा है, कोई उसके पास आंकड़ा तो है नहीं। तो आंकड़ा नहीं था, किसको ज्यादा है किसको कम है ये पता ही नहीं, निकल रहा है।
अब ये पता चल गया कि डायबिटिक है, पर ये एक यक्ष प्रश्न था कि कितना है। तो ये कोई जानकारी किसी के पास तब तक नहीं थी कि कितना है, क्योंकि एक सिम्टम मिल गया कि ऐसे पेशेंट को ये लक्षण होते हैं और उनके पेशाब में मीठा पाया जाता है, जिसके कारण चोटी लगती है। लेकिन जो है कितना है या कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये पता नहीं चल पाता था। अब इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी है, हम इस वक्त 20वीं शताब्दी में हैं और सही माने में डायबिटीज की वजह और इसके इलाज के बारे में बड़ी खोज होती है। ठीक, जो वैज्ञानिक हैं वो करते हुए उन्होंने ब्लड में इसका शर्करा की मात्रा को देख लिया। उनको समझ में आया कि ब्लड में शर्करा की मात्रा होती है। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि पेशाब में शर्करा होती है। अब एक नया कॉन्सेप्ट एडजर्न हुआ उसमें कि ब्लड में शर्करा होती है और ब्लड से जब शर्करा बढ़ जाती है तो वो पेशाब में आती है। तो पहला कॉन्सेप्ट ऐड हुआ डायबिटिक के इस खोज के दौरान, इस यात्रा के दौरान। वो 20वीं शताब्दी में 1926 में एडवर्ड शार्प फ्लेनर ने घोषणा करते हुए कहा था कि डायबिटिक मरीजों में पेंक्रियाज समुचित मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता। इसलिए तब तक मजे की मतलब वैज्ञानिकों में काफ़ी कुछ जानकारी आ चुकी थी 1926 तक। तो 1926 में ये पता चला कि पेंक्रियाज जो है इंसुलिन नहीं बना पाता या कम बनाता है, जिसके कारण डायबिटिक होता है, जिसके कारण रक्त में जो है शर्करा बढ़ जाती है, वो शर्करा पेशाब के माध्यम से बाहर जाती है। तो लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को माना भी, और इसके चलते डॉक्टरों ने तब के ज़माने में, क्योंकि दवा नहीं है अभी तक, ध्यान दीजिएगा, अभी तक कोई दवा नहीं है, अभी तो खाली रोग की पहचान हुई है। तो तब के ज़माना में लोगों ने लोगों से कहा कि भैया मीठा ना खाओ, मीठी कोई चीज़ ना खाओ, कसरत करो। ये सारी चीज़ें जो डाइटरी से रिलेटेड और फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ों को ही बताया जाता था और उसी से इसको मैनेज किया जाता था। सिम्टम के आधार पर, सिम्टम कम होने लगता था तो समझते थे कि इलाज कारगर है, और सिम्टम बढ़ता था तो व्यक्ति मर जाता था, क्योंकि कोई ना कोई इलाज तो था नहीं, कोई दवा तो थी नहीं। अब अगले स्टेज पे हम आते हैं डायबिटिक की इस स्टोरी में। अच्छा हाँ, इसी बीच में एक थ्योरी ये भी आती है कि एक गोली आती थी जिसको यूरिन में टिप करके डाल के यूरिन के कलर के हिसाब से ये पता लगाया जाता था कि कितनी डायबिटिक है, किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, तो वो कलर उस हिसाब से बदलती थी। लेकिन ये हमारे जो आकलन के हिसाब से कहीं इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। कुछ पुराने लेखों में इसका उल्लेख है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये थेरेपी कारगर नहीं रही। वजह ये थी कि कुछ लोगों में कलर नहीं बदला टैबलेट डालने के बाद, लेकिन सिम्टम पूरे हैं। जो सिम्टम मैंने बताया था वो सिम्टम पूरे हैं, लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ। तो इस कारण से ये थ्योरी को एकदम एथेंटिक नहीं मान सकते थे, और इसका कोई उल्लेख भी बहुत ज़्यादा नेट पे या किसी बुक्स में नहीं मिलता। कुछ जनरल्स में पुराने स्टोरीज में मिल सकता है या मिलता भी है, बाकी कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर ऐसी कोई थेरेपी थी, ऐसी कोई चीज़ थी, तो उसको भी इस स्टोरी में एक जगह जरूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दिया। अब देख लीजिए, 1920 के आसपास का समय था। वैज्ञानिक जान रहे थे कि पेंक्रियास में जो है इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसके कारण बढ़ रही है। तो वैज्ञानिकों का सोचना था कि ये इंसुलिन का कोई सब्स्टिट्यूट क्यों ना बनाया जाए, ताकि भाई अगर हम इंसुलिन डाल देते हैं तो रुक जाएगी, कमी तो इंसुलिन की ना है। अगर इंसुलिन डाल दे रहे हैं तो मधुमेह कम हो जाएगा, तो ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। तो क्या किया उन्होंने, चूहे का, सुअर का, बंदर का, सबका ले लेके बनाना शुरू किया कि कुछ ऐसा इंसुलिन प्रोडक्शन किया जाए जिसके कारण जो है लोगों का ये शुगर लेवल कुछ कम हो सके। अब दुनिया भर के वैज्ञानिक जो है इसके पीछे पड़ गए, और उसके बाद हुआ क्या कि उनकी टीम कनाडा के जॉन मलोड थे,
कनाडा के जॉन मेलॉर्ड और उनकी टीम, क्योंकि हमेशा एक आदमी नहीं काम करता, उनकी टीम ने 1923 में 1923 में इनको नोबेल मिला है, क्योंकि इन्होंने ही इंसुलिन की खोज की, इनकी टीम ने इंसुलिन की खोज की। अब इंसुलिन की खोज के बाद रेवोल्यूशन आ गया एकदम कि इंसुलिन मिल गया। अब मतलब इस दवा से छुटकारा, ताकि इस रोग से छुटकारा मिल जाए, कोई इस रोग मिले ना। अब ये रोग ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन की कमी से होता था। अब इंसुलिन तो खोज लिए हैं, जब इंसुलिन खोज लिए तो सब बवाल ही खत्म हो गया। अब दुनिया भर के वैज्ञानिक ये मानने लगे कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, और इंसुलिन जो है पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना पाता, हमने इंसुलिन बना दिया। तो हमने जब इंसुलिन बना दिया तो इंजेक्ट कर दो, बवाल खत्म हो जाएगा, समझे। और 1950 के आसपास जो है मेटफॉर्मिन, इस टैबलेट का भी खोज हो गई। 1950 के आसपास मेटफॉर्मिन की भी खोज हो गई, चूंकि हजारों साल से डायबिटीज की कोई दवाई नहीं थी, और इन्होंने पहले इंसुलिन बनाया, फिर दवा बना दिया। अब जो है डंका बजने लगा, एलोपैथ साइंस का डंका बजने लगा चारों तरफ, और जो बाकी की विधा थी, चिकित्सीय विधा थी, वो नीचे हो गई। वजह क्या थी भैया? हजारों साल से कोई इलाज, कोई टैबलेटें नहीं ला रहा था, कोई दवा नहीं ला रहा था, कोई इंसुलिन नहीं खोज पाया था, इन्होंने खोज लिया। तो अब जो है एलोपैथ साइंस जो है छा चुका है। और उसी में तब तक एक चीज बताया, हजारों साल से कोई इन्फेक्शन की भी दवा नहीं आ रही थी। 1928 में पेंसिलिन आ गई, लो भैया जो बचा हुआ था वो भी साला ऊपर पूरा हो गया। अब इंसुलिन का मतलब इनॉग्रेट कर लिए, टैबलेट का मेटफॉर्मिन का इलाज कर लिए। तब तक जो तमाम इन्फेक्शन से लोग मर जाते थे, उस इन्फेक्शन की दवा पेंसिलिन का भी हो गया। अब पेंसिलिन भी आ गया तो और एकदम एक छत्र राज हो गया। अब एलोपैथ साइंस ही चल रहा था। बाकी जो साइंसेस थे तमाम है, ग्रीस के अलग थे, भारत के अलग था, चाइना का अलग था, जब सब दब गए, तो सब अलग अलग विधा जो है दब गए, और सबसे पूरे वर्ल्ड में एलोपैथ साइंस की मोनोपोली हो गई। अब इतना आगे निकल गया भाई, जाहिर सी बात है कि इतना सब करेगा तो आगे तो निकलेगा ही। इसी फील्ड में आगे अब हो गया क्या कि इसी फील्ड में तमाम लोग आने लगे, तमाम किस्म के ब्रेन आने लगे। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा भी था, तो जब पैसा था, ब्रेन था, तो इसका विकास शुरू हो गया। और बाकी सब ना पैसा है ना कोई कैरियर है, तो आप जाओगे नहीं जाओगे, तो कैरियर में भी कोई नहीं जाए, तो खोज तमाम इसकी शुरू हो गई। अब इसका तो तमाम तरीके की खोज शुरू हो गई। तो वही वो एक समय था 1918 से लेके 1928-30 तक का जो समय था, जिस समय में एलोपैथ साइंस पूरे वर्ल्ड पे एक मोनोपोली बना लिया अपना, और तब से आज तक चला आ रहा है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। काफी समय के बाद जो है इंसुलिन के इंजेक्शन मरीजों को मिलने लगे, नॉर्मल मार्केट में आ गया, मिलने लगा, और कुछ समय बाद सब लोग लगाने लगे, सब लोग गोली भी खाने लगे। मायो क्लिनिक की एक रिपोर्ट कहती है कि डायबिटीज का सही इलाज शुरुआत 1960 में दशक में यूरिन स्ट्रिप विकसित हो गई। 1960 में स्ट्रिप आ गई, यूरिन स्ट्रिप आई, जिसको आप यूरिन में डाल के ये बता सकते थे कि यू आर डायबिटिक और नॉट, ठीक। तो उसके बाद जो है 1970 में ग्लूकोमीटर आ गया, लीजिए भैया, उसका भी हो गया। एक बूंद डालिए ब्लड और वो आपको बता देगा कि आपकी गणना कितनी है। तो देखिए इसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, यूरिन को चखने से शुरू होते हुए कलर बदलने से लेके स्ट्रिप डाल के चेक करने से लेके उसकी गणना तक, ठीक। आज के समय में तो एक चिप आ रहा है, यहाँ लगा दीजिए और हर घंटे आपको बताएगा, उसमें सेट होता है, आपके मोबाइल से भी कंपैक्ट कर लिया जाता है, मोबाइल में बता देगा कितना है। तो मेडिकल साइंस कहाँ पहुँच गई, ठीक। अब एक एक बूंद से आपको पता चल जाता है कि आपको कितना ज़्यादा डायबिटिक का क्या स्कोर है आपका, ठीक ना, जिसे हाँ उसे कंटिन्यूअस
ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। अभी एक तरफ ये कॉन्सेप्ट चल रहा था तो दूसरा तरफ एक कॉन्सेप्ट और है। देखिए कुछ जगहों पे विरोधी भी होते हैं। आपके सत्ता में है ना, कुछ सत्ता पक्ष के होते हैं, कुछ विपक्ष के होते हैं। तो कहा जाता है कि विपक्ष बहुत जरूरी है, यदि विपक्ष नहीं रहा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगा। तो जब एक पक्ष वो था जो ये कह रहा था कि भैया इंसुलिन के कमी से जो है शुगर होती है, इंसुलिन लगा दो, सही कर लो। अब एक दूसरा पक्ष भी था जो कुछ साइंटिस्ट थे जो ये मान रहे थे कि इंसुलिन की कमी से डायबिटिक नहीं होती है, ठीक, लेकिन इंसुलिन की कमी से डायबिटिक नहीं होती है। उन्होंने तमाम तरीके के डायबिटिक के मरीजों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद सबको जांच किया तो आश्चर्यचकित तरीके का रिजल्ट आया उनके सामने। कुछ का जो है इंसुलिन लेवल इक्वल था और कुछ का इंसुलिन लेवल ज़्यादा था। करीब 10% ऐसे लोग थे, माने 100 लोगों में 10 लोग ऐसे थे जिनको इंसुलिन लेवल वाकई कम थी, लेकिन 90% ऐसे थे जिनको इंसुलिन लेवल या तो बराबर थी या तो ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी डायबिटिक थे। क्यों? उनके ब्लड में शर्करा था। तब एक कॉन्सेप्ट आया इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ये रिवोल्यूशनल थी, ये क्रांति थी टाइप 2 डायबिटीज के लिए। अगर ये क्रांति नहीं होती, ये खोज क्रांति नहीं होती तो आज रिवर्सल प्रोग्राम नहीं चलता। टाइप 1 में रिवर्सल नहीं होता है, टाइप 2 में रिवर्सल होता है। और हम गोली खा के टाइप 2 से टाइप 1 में पहुंच रहे हैं। दुख की बात यही भी है, अगर आप टाइप 2 में हैं तो आप रिवर्सल प्रोग्राम करके संयम से रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन टाइप 1 में नहीं हो पाएंगे। अब ये जो खोज पे आ जाते हैं, ये जो खोज हुई ना, ये तो पूरा 2 हिस्से में बांट दिया कि पहले की खोज में उल्टी पड़ गई। अब पहला कहते थे कि भैया इंसुलिन जो है कम बनाता है, तो हम गोली खाने लगे। गोली का किया, पेंक्रियाज को पीट पीट के इंसुलिन बनवाता था। गोली का काम क्या है? पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करके, अब हम नॉर्मल देसी भाषा में बतावें तो इंसुलिन को पीट पीट के जो है वो पेंक्रियाज को पीट पीट के इंसुलिन बनाता था। तो इंसुलिन तो पहले ही से हमारे ज़्यादा है, अब वो हम गोली जो खा रहे हैं और इंसुलिन प्रोडक्ट कर रही है। तो इस खोज से क्या हुआ, जितनी दवा हम लोग खाए हैं वो सारी दवाएं अब उनके लिए है जिनका जो वो 10% के अंदर वाले हैं। 90% वालों के लिए वो दवा काम नहीं करेगी। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया दवा कंपनियों का, जिनकी मोनोपोली थी, जिन्होंने करोड़ों रुपए के प्लांट लगाए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च के उसका मोनोपोली लिया हुआ है, तो उनका तो सब गया। तो बहुत समय तक ये जो एक कॉन्सेप्ट था ना, ये मार्केट में आया ही नहीं। तो देखिए, आप जितनों भी सत्य को ढाक लो, एक दिन वो पर्दा चीर के बाहर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये भी बाहर आ गया। आज तमाम रिवर्सल प्रोग्राम चल रहे हैं, उसका ध्येय यही है, मोटो यही है, हम करें, आप करें, आप करें, आप करें, कोई भी करे। भाई सिद्धांत तो एक ही है, हम तो आविष्कारक नहीं ना है। सिद्धांत तो एक ही है ना कि डायबिटिक जो है सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है, ना कि इंसुलिन के कमी से। 90% लोगों की बात मैं कर रहा हूं। तो ये जब कॉन्सेप्ट आया तो पुरानी, अब ये कॉन्सेप्ट अगर आ चुका था आज के 30 साल 40 साल पहले, तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया? क्या दवा कंपनियों के दर से इसको रोक दिया गया? ये भी तो एक प्रश्न बनता है। आज भी हम उस गोली को खा रहे हैं, जबकि हम मधुमेह का टेस्ट कराते हैं, शुगर का टेस्ट कराते हैं, लेकिन क्या एक भी डॉक्टर साहब आपको आपके इंसुलिन लेवल का टेस्ट कराने को कहते हैं? नहीं कहते। ये स्कैम नहीं है तो और क्या है? बहरहाल इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा।
लेकिन मैंने जो जो यात्राएं थी जैसे जैसे वैसे आपको मैंने बता दिया। अब पुरानी दवाइयों की क्या स्थिति होगी अगर ये स्थिति होती। अब डायबिटिक के बारे में थोड़ा सा मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर मेन टॉपिक से भटकेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। डायबिटिक को सोचने समझने और उसको कई बार बदला और इसके इलाज का भी तरीका बदला। जैसा मैंने बता चुका था, पहले हम ये देखते थे कि शरीर में शुगर को देखना है तो मूत्र की जांच कर लें, पता चल जाएगा। फिर ये पता चला कि जब खून में शुगर ज़्यादा हो तो मूत्र में आती है, मतलब ब्लड भी इन्वॉल्व हो गया इसमें। फिर देखिए, फिर ये समझते थे कि शुगर को आर्गन खराब करता है। अब ये पता चला कि 80% व्यक्तियों को इंसुलिन ये सब करा रहा है, माने ऑर्गन इंसुलिन की अधिकता की वजह से हो रही है, ना कि शुगर की वजह से। ये सोचना था कि ये लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर के यहाँ जाते थे, दवा ले आप जिंदगी भर खाना है आपको, प्रोग्रेसिव डिसीज है, इसके साथ तमाम आएंगी। अब ये पता चला कि इसका भी रिवर्सल हो सकता है। तो डायबिटीज को कई तरीकों से पढ़ाया गया, कई तरीकों से बताया गया। अब स्थिति ये सामने आती है कि हम इसको पढ़ते 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 यहाँ तक है, कई बार जितनी बार इसको अध्ययन हुआ उतनी बार इसका इलाज का तरीका, इसका हर चीज़ बदलता नजर आया। तो आज की डायबिटिक की स्टोरी यहीं तक थी, और इस स्टोरी में मुझे लगता है कि मैं जितनी मेरी टीम ने न्याय किया है प्रस्तुत करने में शायद उतना न्याय मैं कर पाया हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ इसको शेयर करिए। वजह यह है कि डायबिटिक को जितना अधिक हम जानेंगे उतना ही हम डायबिटिक से बच सकते हैं, क्योंकि भारत में डायबिटिक से ज़्यादा प्री डायबिटिक्स की संख्या है। यदि हम इसको कायदे से जानते हैं तो उस संख्या में लोगों को डायबिटिक होने से बचा सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो स्थिति नज़र आ रही है वो अगर शुरुआती दौर से कम कर ली जाए, अगर कार्बोहाइड्रेट कम कर ली जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत हद तक आराम मिल सकता है। तमाम लोग जो है न्यूरोपैथी को लेके जो मेरा वीडियो था उस पर तमाम लोगों ने ये कमेंट किया और बहुत लोगों के कॉल और मेल भी आए हैं कि उन लोगों को इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आपको इस तरह का सिम्टम डेवलप हो रहा है, डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आ रही है, आपके परिवार को आ रही है, आपके जानने वाले को आ रही है, तो आपसे मैं ये कहूँगा कि उसका डिस्कशन करिए कहीं भी। चाहे तो आप हमको मेल कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी नीचे दिया हुआ है, हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप के नंबर पे आप मैसेज करिएगा, कॉल नहीं रिसीव होगी, आप मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि पूरे भारत से कॉल आती है तो इतना ज़्यादा आ जाती है कि रिसीव करने वाला, हमारे पास कोई कस्टमर केयर सेंटर नहीं है। तो इसको देखते हुए, हाँ, क्योंकि कभी कभी कॉल बहुत ज़्यादा आती है, तो आप लोग को अगर हमसे कोई भी आवश्यकता है, कोई जानकारी लेनी है, कोई चीज़ समझना हो, तो आप निर्द्वंद मेल कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि हमारी लोगों की मेहनत कैसी रही, आपको इस बरसात के सीजन में जो मैंने कहानी सुनाया यात्रा डायबिटिक की, वो कैसी लगी। इसी के साथ हमारे पूरे टीम को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।